गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है मनी सप्लाई। तो आपको पता होना चाहिए मनी सप्लाई होता क्या है। ये इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम पढ़ते हैं आज मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई का मीन क्या होता है। मनी सप्लाई का मतलब होता है मनी मतलब मुद्रा और सप्लाई मतलब पूर्ति। मनी सप्लाई से हम समझते हैं जो मार्केट में हमारा पैसा जाता है। मीन्स अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ, स्टॉक ऑफ गुड्स कम इन मार्केट एंड सप्लाई बिकम सप्लाई। मीन्स हमारे पास समझ लो 10,000 रुपये का स्टॉक पड़ा है मार्केट में और हमने 6,000 उसे सर्कुलेट कर दिए, मतलब हम मार्केट में ले आए 6,000 रुपये। तो हमारी सप्लाई कितने की होगी? सिर्फ 6,000 रुपये की। तो हमारी मनी सप्लाई कितनी हुई? 6,000 रुपये की। मतलब वो पैसा जो हम मार्केट में सर्कुलेट कर देते हैं और जिसको हम लेन देन में यूज करते हैं वो होगा हमारा मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई दिया किसने था? डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल। ये किसने बोली थी लाइन? ये बोली थी मिल्टन फ्रीडमैन ने। ठीक है, अब हम एक एक करके मनी सप्लाई के एम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने एम्स होते हैं। M1, M2, M3 एंड M4। तो मैं आपको एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करूंगी M1 क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बोलेंगे M1। M1 मतलब हम इसे नैरो मनी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम नैरो मनी है, जिससे बच्चों को पता नहीं होता, बच्चा कंफ्यूज होता है कि हमने तो M1 M2 पढ़ा था, M3 पढ़ा था, ये नैरो मनी क्या होती है। तो नैरो मनी को ही हम कहते हैं M1। ठीक है, दूसरी चीज ये सबसे ज्यादा लिक्विड करेंसी फॉर्म में होती है। लिक्विड करेंसी फॉर्म का मतलब क्या होता है? लिक्विड करेंसी फॉर्म का मतलब होता है जिससे हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है C प्लस DD प्लस OD। तो C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है करेंसी, मुद्रा। D का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। और D का मतलब होता है अदर डिपॉजिट ऑफ RBI। मीन्स इसमें क्या होता है, जो हमारी करेंसी प्लस जो हमारा डिपॉजिट करते हैं, हम डिमांड डिपॉजिट करते हैं कॉमर्शियल बैंक को या नॉन कॉर्पोरेट बैंक को, वो कैश। और जो अदर डिपॉजिट ऑफ RBI मतलब जो RBI डिपॉजिट करता है अदर बैंक्स में, RBI डिपॉजिट करता है कॉमर्शियल बैंक को और नॉन कॉर्पोरेट बैंक को, उसे जो करेंसी के फॉर्म में करता है, कैश के फॉर्म में करता है। इसलिए हम इसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी कहते हैं एम को, क्योंकि इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप यू आर अंडरस्टूड M1। अब हम पढ़ेंगे कि M2 क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि M1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इजीली लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, मतलब इजीली कैश के फॉर्म में चेंज होता है। तो M2 के लिए M1 का होना ज़रूरी है। M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग। मतलब क्या हुआ? वो सेविंग्स जो हम पोस्ट ऑफिस में जाके सेव करते हैं अपनी मनी, ठीक है, वो किस में आएगी? M2 में आएगी। और M1 भी M2 के साथ ही आएगा। मीन्स कैश, करेंसी, डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट ऑफ RBI प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग, ये सब क्या हुआ? M2 का पार्ट हुआ। अब हम M3 की बात करते हैं। M3 का मतलब क्या होता है? M3 को हम दो नामों से और जानते हैं। पहला नाम है जो मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, ब्रॉड मनी एंड एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। इसको M3 से डोनेट करते हैं, M3 से हम मेजर करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं M3 के लिए भी M1 का होना जरूरी है। M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंक्स। मीन्स जो FDI देखा होगा आपने। FDI जैसे हम प्राइवेट जॉब करते हैं, हमारे पास कुछ फंड्स होते हैं जो टाइम डिपॉजिट एक टाइम के बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं, या हम वैसे भी सेविंग अकाउंट में भी क्या करता है कि 1 साल का FDI करा लेते हैं कि हम 1 साल बाद निकालेंगे ये पैसा। मतलब वो पैसा जो हम कुछ टाइम डिपॉजिट के लिए बैंक को सबमिट करा देते हैं और कुछ इंटरेस्ट के बाद हम उसे ले लेते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? M3 में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। M1 का आप कॉमर्शियल बैंक एंड कॉर्पोरेट बैंक के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। M2 को आप पोस्ट ऑफिस के साथ कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका, M3 मतलब FDI मीन्स जो हम एक टाइम पीरियड के लिए, नेट टाइम के लिए हम डिपॉजिट करते हैं। अब बात आती है M4 की। M4 मतलब क्या होता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। M3 मतलब M1 भी आएगा इसमें, M2 भी आएगा और M3 भी आएगा, प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के
तरह काम करती है। जो हमारी पोस्ट ऑफिस की टोटल डिपॉजिट होती है वो इसमें आएगी, करेंसी इसमें आएगी, आरबीआई इन्वॉल्वमेंट इसमें आएगा, पोस्ट ऑफिस की सेविंग इसमें आएगी, नेट डिपॉजिट एफडीआई इसमें आएगी। ये पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक समूह है पूरा। इसमें हम सेविंग अकाउंट भी यूज करते हैं, इसमें हम करंट अकाउंट भी यूज करते हैं। इसमें दोनों के एग्जाम्पल आएंगे, सेविंग अकाउंट का भी और करंट अकाउंट का भी। जबकि M2 में सिर्फ सेविंग अकाउंट का एग्जाम्पल आएगा, क्योंकि हम पोस्ट ऑफिस में जाके सेव करते हैं, हम करेंसी को मतलब कैश में कन्वर्ट करते हैं, कैश को हम जल्दी से लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको मनी सप्लाई के M1, M2, M3 एंड M4 समझ में आ गए होंगे। और डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल, ये किसने कहा था? मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था, ये भी आपको आ गया होगा। मनी सप्लाई क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपको फ्री में अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सकें और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आ सकें। और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कि आप इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वहाँ पे वो टॉपिक लिख सकते हैं। मैं आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उस पर वीडियो बना के दे दूंगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और एंड तक देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।